नमस्कार दोस्तों। एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करिए जो खुद को दुनिया का केंद्र समझता था। रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय का उत्पादन करता था, जो दुनिया के हर कोने में मशहूर थी। यह साम्राज्य था चीन का चिंग साम्राज्य, जो अपनी आत्मनिर्भरता और समृद्ध संस्कृति पर गर्व करता था। लेकिन इसके बाद एक जहर इसकी नसों में घुलने लगा, जिसने इस साम्राज्य के खजाने को खाली कर दिया और इस महान साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बना। दूसरी तरफ एक और साम्राज्य था, एक छोटा सा द्वीपीय देश जिसने व्यापार और हेर फेर की कला में महारत हासिल कर ली थी। सत्ता और मुनाफे की भूख में इस साम्राज्य ने एक साधारण मादक पदार्थ अफीम को एक विनाशकारी हथियार के रूप में बदल दिया और उस राष्ट्र की दीवारें तोड़ दी जिसने सदियों से विदेशी प्रभाव का विरोध किया था। यह कहानी है अफीम युद्ध की, एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में था। अफीम जैसी नशीली दवा इतनी बड़ी लड़ाई का कारण कैसे बनी? ब्रिटेन ने इसके लिए युद्ध क्यों किया और इस टकराव ने इतिहास की दिशा को कैसे बदला? सिर्फ चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इस वीडियो में हम वैश्विक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और काले अध्यायों में से एक की ओर रुख करेंगे। हम संघर्ष की जड़ों, उसके बाद हुए विनाशकारी युद्धों और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनके द्वारा छोड़ी गई छाप पर भी नजर डालेंगे। तो तैयार हो जाइए, यह सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, यह शक्ति, विलास और प्रतिरोध की कहानी है। आइए मिलकर जाने अफीम युद्धों के बारे में। युद्ध की अराजकता में उतरने से पहले आइए समझें कि ब्रिटेन और चीन के बीच हुए इस संघर्ष का कारण क्या था। 18वीं सदी में वैश्विक व्यापार फल फूल रहा था, लेकिन जुड़ाव के नियम बहुत अलग थे। चिंग राजवंश के अंदर चीन दुनिया का एक अमीर और शक्तिशाली साम्राज्य था। चीन के लोग अपनी संस्कृति की छाप अपने बनाए हुए रेशम के कपड़ों और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर छोड़ते थे। चीन की चाय इतनी बेशकीमती कि यूरोप को इसकी लत लग गई थी। दूसरी ओर था ब्रिटेन, जो एक उभरता हुआ औपनिवेशिक और औद्योगिक महाशक्ति बनता जा रहा था। ब्रिटेन के कारखानों को चीन की रेशम की जरूरत थी। यहाँ के लोग चीन की चाय के लिए तरसते थे और कुलीन वर्ग के लोग चीनी मिट्टी के बर्तनों से शानो शौकत दिखाया करते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। चीन को ब्रिटेन से कुछ भी नहीं चाहिए था। चीन की आत्मनिर्भरता की सख्त नीति थी। वो खुद को दुनिया का मध्य साम्राज्य कहते थे और ऐसा मानते थे कि चीन सभ्यताओं का केंद्र है। और अगर देखा जाए तो उन्हें यूरोप से की गई पेशकश में ज्यादा मूल्य नहीं दिखता था। विदेशियों के साथ व्यापार पर कड़ा नियंत्रण था, जो कैंटन यानी ग्वांगझो जैसे कुछ बंदरगाहों तक ही सीमित था। चीन के साथ व्यापार सिर्फ चांदी के सिक्के के माध्यम से संभव हो पाता था। यह ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। चाय की हर चुस्की उसके चांदी के भंडार को खाली कर रही थी। इसके कारण व्यापार में असंतुलन पैदा होने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसा पाने के लिए बेताब थी जो चीन के लोग चाहते हों, और फिर उन्हें अपना जवाब मिल गया, अफीम। अफीम पोस्त के पौधे से प्राप्त किया जाने वाला एक मादक पदार्थ है। ब्रिटिश नियंत्रित भारत में पहले से ही इसे उगाया जा रहा था। इसका औषधीय उपयोग तो था ही, लेकिन इसकी असली ताकत लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से इसका आदी बनाने की क्षमता में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी कानूनों को दरकिनार करते हुए भारी मात्रा में अफीम की तस्करी चीन में शुरू कर दी, जहां इसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ था। शुरू में तो यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन धीरे धीरे अफीम की लत चीन में जंगल की आग की तरह फैल गई। 19वीं सदी के शुरुआत में लाखों चीनी लोग अफीम की आदी हो चुके थे। ग्रामीण इलाकों में किसानों से लेकर शाही दरबारों के अधिकारियों तक इस अवैध जहर की लत के भुगतान के लिए चीन से चांदी बाहर जाने लगा।
जिससे चीनी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। लोगों की उत्पादकता घट गई और समाज का संतुलन बिगड़ने लगा। लेकिन चीन बिना लड़े घुटने टेकने वाला में से नहीं था। उस समय के राजा दाओ ग्वांग अफीम के कारण होने वाली तबाही से बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इस घातक व्यापार को समाप्त करने के लिए लिन ज़ेक्सू को नियुक्त किया, जो अपनी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। 1839 में उन्होंने कैंटन में बड़े पैमाने पर कार्यवाही की, जिसमें ब्रिटिश अफीम की हजारों पेटियां जब्त की गई और उन्हें वहीं नष्ट कर दिया गया। यह साहसिक कदम प्रतिरोध की शुरुआत थी, लेकिन ब्रिटेन के लिए यह युद्ध की घोषणा थी। आखिर चीन ने उसके व्यापार और उसके मुनाफे को चुनौती कैसे दी? अफीम युद्ध के लिए मंच तैयार हो चुका था और अब टकराव होना था साम्राज्यों, संस्कृतियों, विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं का। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करने का भी कष्ट करें। अब जब हमने मंच बना ही लिया है तो चलिए देखते हैं अफीम युद्ध की जड़ों को। इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटेंगे: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। अफीम युद्ध को लेकर अगर आर्थिक कारणों की बात करें तो इस संघर्ष का केंद्र ही आर्थिक कारण थे। चीनी चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के लिए ब्रिटेन की भूख उसके चांदी के भंडार को खाली कर रही थी। दूसरी तरफ चीन को ब्रिटिश का कोई भी सामान चाहिए नहीं था। वो अपने निर्यात के बदले में चांदी और केवल चांदी ही चाहते थे। इस व्यापार के असंतुलन के कारण ब्रिटेन में आर्थिक संकट की नौबत आन पड़ी और ब्रिटेन ने इसका समाधान अफीम को बनाया। चीन में अफीम की तस्करी करके ब्रिटेन आर्थिक संकट से बचने में सफल रहा। अचानक अफीम के भुगतान के लिए चीन से चांदी बाहर जाने लगा और ब्रिटेन का खजाना दोबारा से बढ़ने लगा। ब्रिटेन के लिए यह अच्छी बात थी, लेकिन चीन के लिए यह आपदा थी। चांदी की निकासी ने चीन की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया, स्थानीय व्यापार को बाधित कर दिया और वित्तीय संकट पैदा कर दिए। इसे हम आर्थिक युद्ध कहकर भी पुकार सकते हैं। सामाजिक कारणों की अगर बात करें तो अफीम का इस्तेमाल ब्रिटेन एक हथियार के रूप में कर रहा था। अफीम की लत अब एक व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गई थी। यह चीन के समाज में महामारी की तरह फैल गई थी। चीन के लोग इस महामारी के बोझ तले दबने लगे थे। पहले से ही भ्रष्टाचार और आंतरिक विद्रोहों से जूझ रहे चिंग राजवंश को अब अफीम के कारण होने वाली भारी सामाजिक अराजकता से भी निपटना था और इसके लिए वो ब्रिटेन को जिम्मेदार मान रहे थे। राजनीतिक कारणों की अगर बात करें तो मूल रूप से अफीम युद्ध 2 बहुत अलग अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं का टकराव थी। चीनी आबादी चीन को पृथ्वी पर सबसे उन्नत सभ्यता समझती थी और विदेशी व्यापारियों को केवल बर्बर मानती थी। चीन में व्यापार के लिए सख्त नियम थे और विदेशी लोगों को शर्तें लागू करने का अधिकार नहीं था। दूसरी ओर ब्रिटेन अपने औपनिवेशिक विस्तार में लगा हुआ था। ये लोग मुक्त व्यापार में विश्वास रखते थे। ये कम से कम अपनी शर्तों पर व्यापार करते थे और चीन के प्रतिबंधों को अपने मुनाफे के रास्ते में नहीं आने देना चाहते थे। लिन ज़िक्सू द्वारा 1839 में ब्रिटिश अफीम को नष्ट करना ब्रिटिश गौरव का अपमान और उनके आर्थिक हितों पर हमला माना गया। अब ये केवल अफीम के बारे में नहीं था, अब ये शक्ति और प्रभुत्व की बात हो गई थी। ब्रिटेन अपने व्यापारिक अधिकारों पर बचाव करने के लिए सैन्य बल का भी उपयोग करने के लिए तैयार था। अब जब हम लोग युद्ध के कारणों को समझ गए हैं तो आइए पहले अफीम युद्ध की घटनाओं पर नजर डालें। यह एक क्रूर संघर्ष था जिसने चीन के शक्तिशाली साम्राज्य में दरारें उजागर की और औद्योगिक युद्ध की विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। पहला अफीम युद्ध 1839 में शुरू हुआ जब कैंटन के गवर्नर और अफीम व्यापार के कट्टर विरोधी लिन ज़ेक्सू ने साहसिक कार्रवाई की। उन्होंने ब्रिटिश अफीम की 20,000 से ज्यादा पेटियां जब्त की
जिनकी कीमत आज के हिसाब से करोड़ों में होगी, और उन्हें नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई ब्रिटेन के लिए एक संदेश था कि चीन अब अपनी धरती पर इस अफीम के व्यापार को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्रिटेन ने इसे अपने व्यापार और राष्ट्रीय गौरव पर हमला माना। उसने नष्ट की गई अफीम के मुआवजे के रूप में चीन के बाजारों में अप्रतिबंधित पहुंच की मांग की। चीन इस बात से सहमत नहीं था और उसने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटेन ने 1840 में युद्ध की घोषणा कर दी। भाप से चलने वाले युद्धपोतों और उस जमाने की उन्नत हथियारों से लैस ब्रिटेन की नौसेना चीनी सागर में घुस गई। यह कहीं से भी बराबरी की लड़ाई नहीं थी। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने उसे भारी तकनीकी बढ़त बरकरार कर रखी थी, जबकि चीन पुराने हथियारों और रणनीतियों पर निर्भर था। ब्रिटिश सेना ने प्रमुख तटीय शहरों को निशाना बनाया, बंदरगाहों को अवरुद्ध किया और चीन की नदियों के किनारे विनाशकारी हमले किए। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक कैंटन में हुई। ब्रिटिश नौसेना की बेहतर मारक क्षमता ने चीनी सुरक्षा को कुचल दिया। इसके कारण चिंग सरकार को पीछे हटना पड़ा। 1842 तक यह समझ आ गया था कि चीन इस युद्ध में जीत नहीं हासिल कर सकता। आंतरिक भ्रष्टाचार और विरोध से कमजोर हुई चिंग सरकार को बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका परिणाम नानकिंग की संधि थी, जिसने प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त किया, और यह संधि चीन के लिए बहुत अपमानजनक थी। नानकिंग की संधि, जो 1842 में हुई, के तहत चीन को कैंटन और शंघाई सहित ब्रिटिश व्यापार के लिए 5 प्रमुख बंदरगाह खोलने पड़े। हांगकांग के द्वीप को ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। नष्ट की गई अफीम और युद्ध के खर्च का ब्रिटेन को भुगतान करना पड़ा। ब्रिटिश नागरिकों को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार प्रदान करना पड़ा। इसका मतलब था कि चीनी धरती पर भी ब्रिटेन के नागरिक ब्रिटेन के कानून के अधीन थे। इसी से उदय हुआ असमान संधियों के युग का। नानकिंग की संधि ने एक खतरनाक मिसाल कायम कर दी थी। फ्रांस और अमेरिका जैसे अन्य पश्चिमी शक्तियों ने ब्रिटेन की सफलता देखी और ऐसे ही विशेष अधिकारों की मांग करने लगे। चीन को असमान संधियां करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इससे चिंग राजवंश और भी अपमानित हुआ और कमजोर होता गया। लेकिन तबाही यही खत्म नहीं होने वाली थी। अभी दूसरा अफीम युद्ध छिड़ना बाकी था, जो चीन के लिए और भी विनाशकारी साबित होने वाला था। आइए अब बात करते हैं दूसरे अफीम युद्ध के बारे में। इसके 2 प्रमुख कारण थे। हालांकि नानकिंग की संधि ने ब्रिटेन को कई विशेषाधिकार दिए थे, लेकिन बाकी पश्चिमी शक्तियां इससे असंतुष्ट थीं। वे चीन के बाजारों तक और भी ज्यादा पहुंच चाहती थी और चाहती थी कि उनके व्यापार पर कम प्रतिबंध हो। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने नानकिंग की संधि में संशोधन के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। ये लोग अफीम व्यापार वैध बनाने, विदेशी व्यापारियों के लिए चीन के सभी हिस्से खोलने और ईसाई मिशनरियों को अपना धर्म फैलाने की अनुमति देने के लिए मांग करने लगे। 1856 का एरो इंसिडेंट। 8 अक्टूबर 1856 को कैंटन में चीनी नौसैनिकों ने एक समुद्री डकैती के संदेह में ब्रिटिश जहाज एरो को जब्त कर लिया। जहाज की मालिक एक चीनी कंपनी थी और इसके चालक दल के सदस्य भी चीनी ही थे, लेकिन यह हांगकांग में पंजीकृत था और इस पर यूनियन जैक लगा हुआ था। ब्रिटेन ने इसके जवाब में पर्ल नदी के मुहाने पर एक युद्धपोत भेजकर कैंटन पर हमला कर दिया। कैंटन के ब्रिटिश वाणिज्य दूत हैरी पार्क्स ने एरो को छोड़ने की मांग की और माफी मांगने को कहा, लेकिन चीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस घटना से तनाव बढ़ गया और सैन्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। इस संघर्ष में फ्रांस भी कूद गया, एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या को कारण बताते हुए, और यहां से शुरू हुआ दूसरे अफीम युद्ध का भयानक समय। ब्रिटेन और फ्रांस ने कैंटन पर भयानक बमबारी की। यह शहर, जो पहले से ही चीनी प्रतिरोध का प्रतीक था, पश्चिमी सेनाओं की बेहतर गोलीबारी के आगे झुक गया। चीनी सुरक्षा वहीं ध्वस्त हो गई और हजारों नागरिक गोलाबारी का शिकार हो गए।
जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, पश्चिमी सेनाएं बीजिंग की ओर बढ़ी। उनका उद्देश्य था चिंग साम्राज्य को अपने अधीन करना। शक्ति प्रदर्शन में चिंग साम्राज्य के द्वारा बनाए गए आलीशान समर पैलेस को फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं ने लूट कर जला दिया। यह सब हुआ 1860 में। समर पैलेस को जलाया गया ये दिखाने के लिए कि पश्चिमी शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हैं। दूसरे अफीम युद्ध के परिणाम क्या हुए? टिएनशिन की संधि जो 1858 में और पेकिंग सम्मेलन जो 1860 में हुआ। चीन एक बार फिर अपमानजनक समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर था। इन संधियों में अफीम के व्यापार को वैध बनाया गया। पश्चिमी व्यापार के लिए और भी चीनी बंदरगाहों को खोला गया। विदेशी जहाजों को चीनी नदियों में स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति दी गई। मिशनरियों को चीन में ईसाई धर्म फैलाने का अधिकार दिया गया। चीन के कई क्षेत्रों को पश्चिमी देशों को सौंपना पड़ा, जिससे चीनी संप्रभुता और कम हो गई। इन संधियों ने चीन को विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व वाले अर्ध उपनिवेश में बदल दिया। इन सारी घटनाओं के बाद चीन के लिए शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसे हम सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन या फिर अपमान की सदी कहते हैं। यह दौर 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य तक चिन्हित किया जाता है। इस दौरान विदेशी शक्तियों ने चीन पर अपना प्रभुत्व जमाया। चिंग राजवंश, जो कभी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक था, अपने पूर्व स्वरूप की छाया बन चुका था, जिसने प्रभावी रूप से शासन करने या अपने लोगों की रक्षा करने की क्षमता को खो दिया था। युद्धों ने चिंग राजवंश की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। विदेशी शक्तियों और भ्रष्ट चिंग नेतृत्व ने चीनी लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी को जन्म दिया। इस असंतोष ने अंततः क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ावा दिया और आधुनिक चीनी इतिहास की दिशा दी। अफीम युद्धों के बाद की संधियों ने चीन के धन और संसाधन को खत्म कर दिया था। ब्रिटेन और अन्य शक्तियों को भारी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, जिसके कारण पहले से ही खराब चल रही अर्थव्यवस्था ने घुटने टेक दिए। इन संधियों द्वारा लागू की गई नई व्यापार नीतियों ने चीन में अफीम की बाढ़ सिला दी। इससे चीन का समाज भी खराब हुआ और अर्थव्यवस्था का भी बुरा हाल हो गया। इसी बीच पश्चिमी सामान चीन में बेरोक टोक आते रहे, जिससे स्थानीय उद्योग कमजोर हो गए और विदेशी शक्तियों पर आर्थिक निर्भरता बढ़ गई। देश की रक्षा करने या निष्पक्ष संधियों पर बातचीत करने में चिंग सरकार की विफलता ने अपने ही लोगों के नजर में उसे गिरा दिया था। ताइपिंग विद्रोह जैसे आंतरिक विद्रोहों ने गति पकड़ी क्योंकि नागरिकों ने बदलाव की मांग की। हालांकि चिंग राजवंश कई और दशकों तक सत्ता पर बना रहा, मगर अफीम युद्ध ने इस राजवंश की कमर तोड़ कर रख दी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में विदेशी वर्चस्व को समाप्त करने और चीनी संप्रभुता को बहाल करने की इच्छा से प्रेरित क्रांतियों ने चिंग राजवंश को उखाड़ फेंका और अंततः चीनी गणराज्य की स्थापना हुई। अफीम युद्ध सिर्फ व्यापार और संधियों पर युद्ध नहीं थे। वे संप्रभुता, गौरव और आत्मनिर्णय के लिए अधिकार हेतु लड़ाई थे। चीन के लिए उन्होंने विदेशी वर्चस्व, आंतरिक अराजकता और अंततः पुनरुत्थान के युग को चिन्हित किया। अफीम युद्ध 19वीं सदी के साम्राज्यवाद को चलाने वाले शोषण और लालच की याद दिलाते हैं। ये उदाहरण देते हैं कि कैसे आर्थिक हितों के चक्कर में अक्सर मानवाधिकारों और नैतिकता को पीछे छोड़ दिया जाता है। इन युद्धों के दौरान चीन को जो अपमान सहना पड़ा, इसने आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रवाद के बीज बोने का काम किया और अंततः चीन एक गणराज्य बन सका। जब हम चल रहे भू राजनीतिक तनावों को देखते हैं तो यह समझ आता है कि आर्थिक हित अक्सर राष्ट्रीय संप्रभुता से टकराता है और तनाव पैदा होते हैं जो संघर्षों में बदल जाते हैं, जिस तरह अफीम युद्ध संघर्षों में बदल गए थे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। विदा लेंगे आपसे। धन्यवाद।